हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम एनटी अभ्यास जेई वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। उसमें हाइड्रोजन के भी होंगे। पार्ट 1 है ये इन इस वीडियो सीरीज का। और जितने भी रिलेटेड प्लेलिस्ट है गाइस, रिएजेंट, नेम रिएक्शंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट के एंड जेई के या एग्जाम्पलर के, एनटी अभ्यास के, ट्रिक्स के, ये सब डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दी है इस वीडियो के। सो प्लीज़ आप चेक करें। अगर आपको एक बार देखना है, एक बार नज़र मार लीजिए, ज़रूरत हो जाएगी तो अच्छा ही होगा, है ना, क्योंकि हेल्प ही करेगी आपके सब। फिलहाल सो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। नाउ गाइज, हालांकि ऑप्शंस तो हम इसके अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, या थोड़ा सा रिलेटेड एक चीज होती है इसमें, डायगोनल रिलेशनशिप की। आपने डायगोनल रिलेशनशिप का नाम सुना होगा। लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है एंड मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है। लेकिन आप जब देखेंगे लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वे बाकी के ग्रुप 1 एलिमेंट से ना रिलेटेड होके मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है इस ग्रुप 2 के मैग्नीशियम से रिलेटेड है। ये एक बेसिकली डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। एनोमलस बिहेवियर हो जाता है स्पेसिफिकली लिथियम का अपने दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स से। सिर्फ यही दो एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप नहीं रखते, कुछ और भी हैं। जैसे ये तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के हो गए। अगेन आगे 13, 14 एंड 15 ग्रुप्स भी हैं। तो जो ग्रुप 2 का है बेरिलियम, वो डायगोनल रिलेशनशिप रखेगा एल्यूमिनियम के साथ। ग्रुप 13 का जो है बोरोन, वो डायगोनल रिलेशनशिप रखता है सिलिकॉन के साथ। एंड जो 14 का ही कार्बन है वो डायगोनल रिलेशनशिप रखता है फॉस्फोरस के साथ। ये सिर्फ इसी तरह यही एलिमेंट्स हैं, इस तरह का ही ऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि बेरिलियम नाइट्रोजन सोडियम से रख रहा है या ये बोरोन मैग्नीशियम से रख रहा है, ऐसा नहीं है। बस यही जो मैंने एरो बताया ना, लेफ्ट टू राइट ही आपकी प्रॉपर्टीज आई है, तो उसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, इस पे मैंने जो एस ब्लॉक की वीडियो बनाई है प्रीवियस ईयर्स की पार्ट 1, उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें हम ऑप्शंस के साथ देखते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप यही है अभी। नाउ पहला ऑप्शन है लिथियम इज मच सॉफ्टर देन द अदर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। एक्चुअली जब आप ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हार्डनेस है ऑफ एलिमेंट्स वो डिक्रीज करती है। समझ रहे हैं, यानी जो लिथियम है इज हार्डेस्ट अमंग ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ना आगे जैसे नीचे आएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे इनकी हार्डनेस डिक्रीज हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बेसिकली इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है मेटालिक बॉन्डिंग से। नाउ देखिए गाइस, जो ये एलिमेंट्स हैं ये कुछ इस तरह से ऑर्डर में रहते हैं। देखिए, ये इनका कैटायन है, लिथियम के न्यूक्लियस है या कैटायन है ना, आप ऐसे मान के चले। और इन सब के अराउंड इनका जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में आउटर मोस्ट शेल में, राइट। नाउ जो इनके आगे इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से डीलोकलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। समझ रहे हैं? नाउ डीलोकलाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या है? आपने बेंजीन का एग्जाम्पल देखा होगा, राइट। उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। उसका मतलब क्या है कि हालांकि इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे हैं, लेकिन जब आप देखते हो डीलोकलाइजेशन में क्या हो जाता है, ऊपर नीचे दो टायर की शेप में ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख जाता है, क्योंकि ये लोब्स है ना, जो लोब्स ये आपस में मिलते हैं, है ना। ऊपर वाले लोब से मिल रहे, नीचे वाले लोब से मिल रहे, तो ये आपको दो टायर से बने हुए दिख जाते हैं। ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता है। तो सिमिलरली जब आप इनको तरफ देखोगे इसमें, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आर डीलोकलाइज्ड। समझ रहे हो आपको, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो जाने ये जो मैं आपको ग्रीन कलर का दिखा रहा हूं, ये बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एक्ट एज अ ग्लू टू दिस मेटेलिक बॉन्ड्स, या ये जो पूरे न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे आप मेरी बात? अब देखिए, एक बात देखिए, नोट करिए, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो जो एक पॉजिटिव चार्जेस हैं इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इनकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ती जाएगी। यानी अब ये ग्लू जो कितना है, ग्लू फिक्स है। ये जो गोंद है इसका अमाउंट पक फिक्स है, एक एक इलेक्ट्रॉन का अमाउंट है। नाउ जब ये पास पास थे इन्होंने स्ट्रोंगली हेल्ड किया हुआ था। जब ये दूर दूर हो जाते हैं तो जो एक ग्लू है ये थोड़ा थोड़ा
लूजन अप होने लग जाता है, यानी ये थोड़ा सा टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा है अब, समझ रहे हैं। तो इस वजह से जो सॉफ्टनेस है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है, या कहूं तो हार्डनेस है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होती रहती है, समझ रहे हैं आप। सेम एक्सप्लेनेशन है मेल्टिंग पॉइंट वाले पे। बी ऑप्शन देखिए, इसमें कहा गया है कि द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर कंपैरेटिवली हाई। अच्छा एक चीज है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर सही है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि इसमें एनोमलस बिहेवियर बताना है, डज नॉट इलस्ट्रेट द एनोमलस बिहेवियर, मतलब जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। तो फिलहाल ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, आंसर सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी यही है गाइस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम कंपैरेटिवली हाई। अब आप देखिए जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो जो ग्लू है थोड़ा, या कहूं तो ये जो न्यूक्लियस है ये टाइटली बाउंड कम होने लगे हैं, लूजन अप होने लग रहे हैं, तो इनको सेपरेट करना आसान हो जाएगा। ये लिथियम वाला बहुत टाइटली बाउंड है, इसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का वो पॉइंट ऊपर हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक आपको हीट करना पड़ेगा इस ग्लू को हटाने के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा वैसे टाइटली बाउंड कम है, नीचे नीचे आओगे तो वैसे ही और लूजन अप हो रहा लग रहा है, तो उसमें कम टेम्परेचर से अलग हो जाएंगे, समझ रहे आप। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका नहीं है, गलत स्टेटमेंट बताना है कुल मिला के। अब है आपका सी ऑप्शन, lithium forms a nitride Li3n unlike group first metals। now ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है डायगोनल रिलेशनशिप का। सो गाइस ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, डायगोनल रिलेशनशिप में कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्पेसिफिकली जो आपको याद रहनी चाहिए, राइट। अब जैसे नाइट्राइड का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में रिपीट हो चुका है ये। नाउ नाइट्राइड की मैं बात करूं, ग्रुप 1 में इकलौता लिथियम ही है जो कि Li3n नाइट्राइड बनाता है, यानी N3 नेगेटिव, और बाकी के जो ये और भी जो नीचे हैं सीजियम फ्रेंशियम ये नहीं बनाते कोई नाइट्राइड, समझ रहे हैं। अब नाउ इसमें तो ग्रुप 2 में तो सबके सब नाइट्राइड बनाते हैं। अब जैसे स्पेसिफिकली क्योंकि इसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप है, मैग्नीशियम क्या बनाएगा Mg3N2, समझ रहे हैं आप। इसमें एक चीज और बता दूं आपको, बहुत बार रिपीट होती है कि जो ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं इसमें सिर्फ ओनली लिथियम है विच कैन फॉर्म सोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स, समझ रहे हैं। ये बहुत रिपीट होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। सोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स, बाकी के कार्बोनेट्स तो बनाते हैं लेकिन इनसोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। ये किसी ना किसी क्वेश्चन में आपका रिपीट हो जाएगा, इसलिए ये ऐसा ही याद हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं ऑल फॉर्म सोल्यूबल बाइकार्बोनेट, समझ रहे आप। तो ये चीज थी, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब है Li फॉर्म्स नाइट्राइड Li3n अनलाइक ग्रुप फर्स्ट मेटल्स, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आई होप आप समझ में आओगे। डी ऑप्शन है द आयन ऑफ लिथियम एंड इट्स कंपाउंड्स आर मोर हेवीली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ रेस्ट ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। इस एग्जाम्पल को देखिए गाइस, इस की हाइड्रेटेड का मतलब है क्या। देखिए गाइस, जब भी कोई बॉन्ड बनेगा किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन में और लोन पेयर वाटर के, ये लोन पेयर वाटर के उसमें बॉन्ड बन रहा है एक तरह से, तो हीट एनर्जी एंथैल्पी कुछ रिलीज होती है। जो एंथैल्पी रिलीज होती है उसको आप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। नाउ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा हाइड्रेशन होता है, समझ रहे। जितनी ज्यादा हीट ये जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो रिलीज होती है उतना ही ज्यादा आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है। कैसे, अब इस टेबल में अगर आप देखोगे कि जैसे Li+ से हम नीचे आ रहे हैं तो जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो डिक्रीज होनी शुरू होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो लिथियम प्लस है वो जो हाइड्रेट बना रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल है। भाई जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबल हाइड्रेट, समझ रहे, उतना ज्यादा हैवीली हाइड्रेटेड। तो जितना ज्यादा हम नीचे आ रहे हैं तो जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज हो रही है, या ये मैं कहूँ कि जो हाइड्रेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, समझ में आया। तो इसका मतलब जो मेरा डी ऑप्शन है वो स्टेटमेंट सही है, आंसर नहीं है ना। ये कैसे पता चलेंगे इसका एनर्जी का, इसके लिए गाइज आप दो चीज याद रखिए कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो गाइज वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है चार्ज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के।
अब ना चार्ज तो सब में सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन डिफरेंट क्या आ रहा है, नीचे नीचे जैसे आप आ रहे हो साइज बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो डिक्रीज हो रही है। अब सेम ग्रुप में इसको आप कैसे कह सकते हो कि चार्ज डेंसिटी से, समझ रहे ना, जैसे चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम ना, चार्ज तो सब में सेम है 1 पॉजिटिव, लेकिन नीचे नीचे जैसे आ रहे हो साइज बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब चार्ज डेंसिटी जैसे जैसे डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, जो अट्रैक्शन होगा इस नेगेटिवली चार्ज नेगेटिव पार्ट से या लोन पेयर से, वो भी डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब जो ये अट्रैक्शन है ये भी डिक्रीज होता जाएगा, एंड देयरफॉर जो हाइड्रेट है वो भी कम हाइड्रेशन होना लगेगा। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो गया, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कली मेटल्स एक्ट एज, अब ये पूछा है गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब देखिए इसमें तो गाइज आंख बंद करके आप रिड्यूसिंग एजेंट ही लगा देंगे, राइट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अब वैसे भी गाइज देखिए गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इन जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, और जिसको लूज करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि स्टेबल आउटरमोस्ट शेल जो ऑक्टेट है उसे कंप्लीट करना रहता है। इस वजह से ये बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। नाउ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इट शुड बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपने गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा होगा सोडियम का एग्जाम्पल। सोडियम एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, राइट। तो अब जैसे आपने CH3X है, इसके साथ सोडियम के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो ये NaX बना देता है, और ये CH3 बना देता है। वोट्स रिएक्शन है ना। तो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म में क्या है कि ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और यहाँ पे अटैक करता है इनके, है ना, और ये लूज हो जाता है। समझ रहे आप, ये अटैक करता है, यानी CH3.X नेगेटिव, ये भी CH3.X नेगेटिव, और यहाँ Na प्लस हो जाते हैं 2Na+, 2X नेगेटिव से मिलके NaX बना देते हैं 2NaX, और यहाँ पे CH3 डॉट मिल जाती है। इस तरह से बहुत ईजी है गाइज, है ना। वोट्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन बी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following pairs of substances on reaction will not evolve H2 gas? Now इस क्वेश्चन को करने गाइज 2 मेथड्स हैं। एक मेथड तो है कि आपको रिएक्शन से ये पता हो रिएक्शन क्या होती है, और एक दूसरा है एक प्रॉपर मेथड जिससे आपको करना चाहिए। समझ रहे हैं। पहले मैं आपको इनका जो प्रॉपर मेथड है वो बताता हूँ, फिर साथ साथ रिएक्शन भी बता देंगे, ठीक है। नो गाइज एक बार चीज देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। आयरन, कॉपर एंड सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल। सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन तो आपकी वो हो गई जो अभी पिछली देखी थी आपने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, इसको तो भी छोड़िए। ये इनऑर्गेनिक वाली रिएक्शन है, यानी कुल मिला के आयरन एंड कॉपर को देख रहे हैं कि क्या ये कि कभी स्टीम या किसी एसिड के साथ एक्वस ये H2 गैस रिड्यूस कर सकते हैं क्या। इसका जो आंसर है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इसका सीधा सीधा तो आंसर गाइज ये है कि देखिए, अगर आप यहाँ H2 गैस वाला देख रहे हैं H2, और अगर आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, राइट, वो नीचे से ऊपर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है, नीचे से ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ये बात मान के चलें। इसका मतलब वो नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है। सो जो एलिमेंट्स H2 के ऊपर हैं, जब मैं इस ऑर्डर में डाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, जो एलिमेंट्स ऊपर हैं वे स्टीम या किसी एसिड के साथ या मतलब वाटर या किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो इस एलिमेंट्स के इस H2 के ऊपर है, और जो नीचे हैं वे एसिड या वाटर के साथ रिएक्शन करके H2 गैस नहीं रिलीज करेंगे। समझे। या मैं ये बोलूं, जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है, क्योंकि इसका 0 है ना, या कम है देन H2, वो तो उसको रिड्यूस कर देंगे। समझ रहे, टू H2 गैस। और जो कम है, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है या ज्यादा है देन दिस, वे नहीं कर पाएंगे H2 गैस रिलीज।
अब इस बात को और बेटर समझने के लिए इस आयरन और स्टीम के एग्जाम्पल को आप देखिए। Fe, इसने जब H2O के साथ रिएक्शन करा, स्टीम है ये, तो ये जो कन्वर्जन होता है वो क्या होगा, Fe3O4 प्लस H2 गैस रिलीज होती है ना। अगर आप गौर से देखें गाइस, इसमें इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसमें इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, तो इसमें उसमें +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों होती हैं, ये आपको पता होगा आई होप। ठीक है, नाउ ये H2 है, इसमें आप अगर आप देखेंगे इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें इसकी +1 है, लेकिन इधर 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या है, Fe ने रिड्यूस कर दिया इसको टू H2, रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। समझ रहे? अगर भाई इसका जो ये ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर है, इसलिए इसको रिड्यूस करके H2 में कर दिया इसने। अगर ये नीचे होता, जैसे इस एग्जाम्पल में कॉपर में, अब देखिए इसमें ऊपर एक आयरन यहाँ है और कॉपर यहाँ पे है, ये वाले, ठीक है, तो नीचे है इसलिए ये नहीं कर पाएगा, तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वैसे ही सी हो जाएगा। लेकिन इसकी कॉपर वाली जो रिएक्शन होगी वो नहीं होती। अब देखिए जब कॉपर अगर HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे इस बात को आप? सिमिलरली जब आप ऑप्शन बी देखोगे, आयरन एंड H2SO4, अब इसमें क्या होगा, यस अगेन H2 गैस रिलीज हो जाएगी, यानी Fe प्लस H2SO4 जब रिएक्शन हो रही है एक्वस, तो क्या हो जाएगा, ये Fe हो जाएगा FeSO4 एंड साथ में H2 गैस इज रिलीज्ड। अगेन आप देखोगे तो इसमें +1 to 0 हो रहा है, ठीक है, और इसमें 0 to +2 हो रहा है। खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। आई होप गाइज आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये गलत आंसर, ये गलत आंसर। H2 गैस किस में रिलीज हुई, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, A, B एंड D भी हो जाएगा। अभी D भी देखते हैं, और नहीं तो कौन नहीं करेगा, तो ऑप्शन आपका C। सिमिलरली अब ऑप्शन अगर आप D देखोगे, सो ऑप्शन डी में क्या होगा, हो क्या रहा है, देखिए सोडियम ने रिएक्शन करी इथाइल अल्कोहल के साथ, यानी C2H5OH के साथ। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्ट रिएक्शन तो ये है कि C2H5ONA एक एल्कोक्साइड बना देता है, इसमें इथोक्साइड बन गया है, और साथ में H2 गैसेज रिलीज। अब ये हुई कैसे, हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, लेकिन बहुत आपको हेल्प करेगी। देखिएगा, सोडियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आपने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा, तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, राइट। नाउ जो ये इलेक्ट्रॉन है ये करता क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन रिएक्ट्स विद ये वाला जो H के साथ, ठीक है। नाउ इसको मैं ऐसे लिख देता हूं HOC2H5, ठीक है। अब क्या होता है, ये बॉन्ड N के बीच में, और ये एसिडिक H होता है, OH NH SH या ट्रिपल बॉन्ड CH के जो लगे हुए H है, ये हाईली एसिडिक होता है। ये आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ये जो अटैक करता है इस पे इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ H डॉट, एक इलेक्ट्रॉन H ने ले लिया, और प्लस C2H5O नेगेटिव, इस Na पॉजिटिव के साथ मिलकर यहाँ Na पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसे दो H डॉट मिलकर H2 गैस निकाल देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात में क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से H2 गैस आपकी रिलीज होती है। तो ये इस वाले कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी आना चाहिए। तो ये आपका आंसर गलत है, क्योंकि इसमें विल नॉट इवॉल्व पूछा था, वैसे निकाल देगा इसको। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आएगी गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल बहुत जरूरी हो जाती है, सीरीज याद करना है ना, तो उसको देख लीजिएगा आप। The carbonate of which of following cation is insoluble in water? Now guys, इसके लिए मैं, हालांकि ये डायरेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन आपको एक मैं टेबल बता रहा हूँ। उस टेबल में अगर आप एक बार थोड़ा नजर दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ही आसान हो जाती है चीजें। ना उस टेबल को देखिए गाइज, इसमें सोल्यूबिलिटी बताई है आयनिक कंपाउंड की। तो मतलब पहले ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो जितने भी सॉल्ट्स हैं, जितने भी जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, एमोनियम है, वे सब के सब सोल्यूबल ही होते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम। तो ये चीज़ आप ऑर्डर याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें है ना, इनसे रिलेटेड जैसे कभी कभी आपको Na पॉजिटिव के बजाय NaCl दे देंगे, NH4OH दे देंगे, कुछ इस टाइप के कंपाउंड दे देंगे, KCl दे देंगे, है ना।
कह देंगे ये सोल्यूबल है क्या वाटर में, डायरेक्ट कैटायंस बताने के बजाय ये दे देंगे। तो इसमें आपको बस इस तरह से ये टेबल याद रखनी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये पहला ऑप्शन है, ये तो याद रख लीजिएगा। तो फिलहाल इससे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मैंने देखा सोडियम अमोनियम और K+ वाले जितने भी सॉल्ट्स हैं, और इसमें देखिए एक्सेप्शन भी नहीं है कोई नेगेटिव पार्ट में, है ना, ये सब हमेशा सोल्यूबल ही होते हैं। तो मैं आपका आंसर ये लगा दूंगा। इसमें और भी देख सकते हो आप कि अगर जितने भी Cl नेगेटिव या I नेगेटिव के सोल्ट हैं, ठीक है, वे चाहे कैटायन कोई भी हो हमेशा सोल्यूबल होंगे, बस कैटायन के एक्सेप्शन ये दे दिए। सिमिलरली जितने भी F नेगेटिव के सोल्ट्स है वे सोल्यूबल होंगे। एक्सेप्शन क्या है, अगर फ्लोराइड्स, ये क्या है, फ्लोराइड्स है ना, अगर फ्लोराइड्स किसके हो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, Pb2+ के, तो नहीं होगा। सिमिलरली ये हैं, ये हमेशा सोल्यूबल होंगे, ये एक्सेप्शन ये दे दिया। सिमिलरली ये इनसोल्यूबल कंपाउंड्स दे दिए कि ये जितने भी हैं कंपाउंड्स हमेशा इनसोल्यूबल ही होंगे। एक्सेप्शन क्या हो गया, साल्ट्स ऑफ अमोनियम एंड एल्कली मेटल, देखे ना, OH नेगेटिव वाले वैसे तो इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन अगर अमोनियम या एल्कली मेटल के कैटायंस हैं, जैसे Na+ हो गया, K+ हो गया, तो सोल्यूबिलिटी हो जाती है। समझ में आपको टेबल समझ में आ गई। तो फिलहाल जो आपका करेक्ट आंसर हो गया कि कौन सा इनसोल्यूबल है, हो गया Cf2+, क्योंकि ये तो सोल्यूबल है, ये इनसोल्यूबल है। ठीक है गाइस, सो आई होप समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.X द वैल्यू ऑफ X इज। नाउ देखिए वॉशिंग सोडा क्या है, एक डेकाहाइड्रेट है ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 का डेकाहाइड्रेट है, यानी Na2CO3.10H2O होता है, यानी X क्या हो गया यहाँ पे 10, कुछ नहीं था, बस वॉशिंग सोडा पता होना चाहिए आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्योरिंग सीमेंट प्लास्टर्स वाटर इज स्प्रिंकल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस हेल्प्स इन। देखिए आपने देखा होगा जब मकान नया बनता है, कभी दीवार पे किसी वॉल पे सीमेंट लगता है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद या सुबह या शाम को उस पर पानी डाला जरूर जाता है, गीला करा जाता है, उस दीवार को किया जाता है ना, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो किया जाता है गाइस। जैसे प्लास्टर किया पूरा, उस पर बार बार पानी दिया जाता है, तो कहते हैं उसकी तराई कर रहे हैं, ऐसे भी बोल देते हैं। तो बेसिकली ये होता क्यों है, देखिए सिंपल शब्दों में तो ये है कि जो प्लास्टर है ना, वो एक तरह से इन्हों समझ लीजिए इंटरलॉकिंग वाला है, कि ये टाइटली बाउंड हो जाते हैं। अब टाइटली बाउंड क्यों हो जाते हैं कि एक ये वाला जो बी ऑप्शन है ना, इसमें डायरेक्ट है, ऐसा कुछ है नहीं, कि जो इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स बन जाते हैं हाइड्रेटेड सिलिकेट्स के। और ये दिखते कैसे हैं, अगर आप बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपी उससे देखोगे तो ये जो ये है ना, ये इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं हाइड्रेटेड सिलिकेट्स। तो ये जो है ना, ये वाली जो ये बन रही है ना, तो ये क्या बोलते हैं, नीडल लाइक क्रिस्टल होते हैं। और ये क्या है ना, आपस में लॉक हो जाते हैं, इंटरबाउंड हो जाते हैं, लॉकिंग है। ठीक है, इसका आंसर गाइस बी ही है, और इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट सेम है। बस आप ये मान के चलिए कि हाइड्रेटेड सिलिकेट्स बनते हैं। ये इसकी रिएक्शंस हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, कोई इसमें ऐसा था नहीं, थोड़ा सा याद रखने का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2O2 विद Cl2। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट दो चीजें, एक तो H2O2 एंड Cl2। H2O2 की इंपॉर्टेंस क्या है कि इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करा देता होगा, राइट। तब क्या होता है, जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा होगा, तो H2O2 O2 में कन्वर्ट हो जाता है, समझ आया। तो अगर O2 गैस रिलीज हुई तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी खुद का रिडक्शन करा रहा है, तब ये H2O2 कन्वर्ट हो जाता है H2O में। समझ में आया आपको गाइस। यानी प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे कुछ भी रिएक्शन हो रही हो, आई डोंट केयर, अगर O2 गैस रिलीज हो रही है या H2 गैस ये H2 हो रहा है, तो मुझे थोड़ा एक आइडिया लग जाता है। ऑप्शन को काट छाट करने में हो जाए, जरूरी नहीं है इसी से आपके सारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। ठीक है,
ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ O2 या H2O ही निकलेगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि O2 भी निकल जाए और H2O भी साथ साथ निकल जाए, है ना। सिमिलरली कि जैसे सपोज 3 मॉलिक्यूल्स या 2 मॉलिक्यूल्स दे दिए H2O2 के, एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज हो गया, एक रिड्यूस हो गया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए Cl2 इज अ वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, समझ रहे, यानी ये खुद का रिडक्शन कराएगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करना है इसे तो इलेक्ट्रॉन ही खींच रहे, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब ये अगर खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा हमेशा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी ना, रिडक्शन की रिएक्शन है, तो ये वाली रिएक्शन देगा। यानी अब मुझे ये तो पता लग गया कि O2 गैस रिलीज होगी, ठीक है, O2 गैस विल बी रिलीज्ड। अब कभी कभी तो ऑप्शन में आपको देख के ये हो जाएगा कि O2 गैस रिलीज हो रही है, तो भाई ये तो गलत हो गया एंड ये भी गलत हो गया। अब ये दो ऑप्शन हो गया, 50-50% वाला हिसाब चांसेस बन गया ना। समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूं। नाउ गाइज अब देखिए H2O2 एंड Cl2 इसमें रिएक्शन के, ये तो मुझे पता लग गया, ये तो अब O2 में चला जाएगा, इसका तो मुझे देखना। अब Cl2 का क्या करोगे आप, अब आप देखिए HOCl में, इसमें तो देखिए Cl2 में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, खुद का रिडक्शन कर लेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अब HOCl में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे Cl की, वो क्या है, देखिए HOCl, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl, तो +1, इसका -2, इसका X 0, तो X की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इसके केस में। इसके केस में कितनी होगी ऑक्सीजन स्टेट, -1, ये तो पता ही है सबको। अब इसमें क्या है, अगर अब आप बताओ किस में कन्वर्ट होगा, 0 है, रिडक्शन कराएगा तो -1 होगा, यानी HCl, HOCl नहीं होगा। समझ में आ गई साथ गाइस चीजें आपको। देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लेकिन चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपको इससे ही चीजें समझ में आ गई। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट्स ऑफ मेटल M डिकम्पोज ऑन हीटिंग सिमिलर टू एज गिवन बिलो इन द स्कीम। अब देखिए इन्होंने कहा है कि ये मेटल दे दिए गए आपके ग्रुप 1 और 2 के। अब इन्होंने कहा है कि मेटल नाइट्रेट अगर हीट किया तो मेटल ऑक्साइड बनाया और NO2 गैस रिलीज हुई एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। अब ये ऐसी रिएक्शन प्रोफाइल इनमें से कौन कौन से देते हैं। देखा, ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं और मैंने उसमें आपको एक अच्छा मेथड बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, गाइज उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखा, इसमें 3 केसेस बनते हैं जब मेटल नाइट्रेट्स को आप हीट करते हैं। एक तो है बिल्कुल यही वाला जेन्युइन, समझ रहे हैं। एक तो ये कि जब भी आप मेटल नाइट्रेट्स को हीट करते हो तो मेटल ऑक्साइड में NO2 गैस रिलीज होगी एंड O2 गैस रिलीज होगी। जब ये केस 1 है तो आप ये मान के चले कि ऑल एलिमेंट्स, फिलहाल के लिए, अभी एक्सेप्शन बताऊंगा आप इसमें ना, 2 जो बाकी के 2 केसेस में, ये समझ के चले कि ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट बिलो एक्सेप्शंस, ठीक है, जितने भी मेटल नाइट्रेट्स हैं वो सब के सब ये वाला रिएक्शन देते हैं। केस 2 क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स एक्सेप्ट लिथियम, समझ रहे, लिथियम ये वाली रिएक्शन देता है, ठीक है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स बाकी के ये रिएक्शन नहीं देते। ग्रुप 1 एलिमेंट्स क्या प्रोफाइल देते हैं कि जब मेटल नाइट्रेट्स को आप हीट करते हो तो मेटल नाइट्राइट बनाते हैं, नाइट्रेट था ये, मेटल नाइट्राइट, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, इसमें NO2 रिलीज नहीं है, ठीक है। ये अलग बात है, आगे फर्दर हीटिंग पे ये मेटल नाइट्राइट भी डिकम्पोज हो जाता है इन मेटल ऑक्साइड, जैसे इसमें था। अगेन ये मेटल ऑक्साइड में हो जाएगा और साथ में N2 गैस रिलीज कर देगा, तो कंबाइन, क्योंकि यहां भी O2 था तो इधर भी O2 गैस लिख दीजिए। तो जो फाइनल है कि एक्सेसिव हीटिंग में मेटल ऑक्साइड N2 एंड O2 निकलता है, ठीक है, अदरवाइज मेटल नाइट्राइट एंड O2। समझ आए, ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स के हैं एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम अपना ऊपर वाली दिएगा, डायगोनल रिलेशनशिप है ना। इसमें जो
केस 3 है वो है सिल्वर गोल्ड इन एलिमेंट्स के लिए, कि जब इनके सिल्वर या गोल्ड के नाइट्रेट्स को जब आप हीट करते हो तो कोई भी नाइट्रेट, नाइट्राइट, ऑक्साइड कुछ नहीं बनेगा, सिंपल मेटल डिकम्पोज हो जाता है और साथ में NO2 एंड O2 गैस इज रिलीज्ड। तो अगर क्वेश्चन में ये होता कि इन एग्जाम्पल्स में कौन कौन से O2 गैस रिलीज हो रहा है, तो सब में O2 गैस रिलीज होगी। किसमें NO2 गैस रिलीज हो रही है, तो ये केस 1 एंड केस 3 में होती है। किसमें मेटल डिकम्पोज हो जाएगा तो केस 3 हो जाएगा। किसमें मेटल नाइट्राइट बनेगा तो केस 2 हो जाएगा। तो ये सब आपको देखना है। तो मतलब इन सब एग्जाम्पल्स को कंसीडर करें और तो ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा। केस 1 कौन कौन करेगा, लिथियम, ये केस 1 की रिएक्शन है ना, यस लिथियम रिएक्शन करेगा। बेरिलियम, यस ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ठीक है, ये भी रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम भी करेगा, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये नहीं करेगा। कैल्शियम, यस ये भी करेगा। स्ट्रोंशियम, यस ये भी करेगा, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। सोडियम नहीं, फर्स्ट का है। रुबिडियम नहीं, ग्रुप फर्स्ट का है एलिमेंट। एंड बेरियम, यस ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो जो आपका करेक्ट आंसर है इज 6। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An AOCl is used as bleaching agent and sterilizing agent. It can be synthesized by the action of. Now guys देखिए ऑप्शन ए देखेंगे तो जब NaCl और H2O रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली NaOH एंड HCl निकलते हैं। ये तो बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन हो गई है ना, सिंपल है, आपको पता है। तो ये रिएक्शन नहीं। बी ऑप्शन देखोगे NH4Cl एंड NaOH। देखिए अगेन गाइस वही सेम, NH4Cl है, NaOH है, तो आपको सबको पता है NaCl बन जाएगा। ये सिंपल रिएक्शंस है, प्लस NH4OH, ये तो आपने कई बार रिएक्शंस देख चुके होंगे। तो क्या इसमें बना, नहीं है। आपको सिंपल ऑप्शंस काटने हैं ना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखें, Cl2 with cold and dilute NaOH and Cl2 with hot and concentrated NaOH। नाउ देखिए, सो जब Cl2 कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH है कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो इसमें क्या बनता है, NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। समझ रहे आप। लेकिन यही Cl2 जब NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करेगा तब ये नहीं बनता। तब NaCl एंड H2O तो बनते हैं, लेकिन यहां पे NaOCl के बजाय NaClO3 बनता है। समझ रहे हैं आप, ये बात ध्यान रखिए। ये तो रिएक्शंस आसान थी, ये चीज याद रखने की है थोड़ी सी, कि आप देखिए ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऐसे ही गाइज याद होती हैं चीजें, नहीं तो और तो कोई तरीका नहीं है, कैसे याद करोगे आप। ये हो गया, आपको समझ में आया। सो NaClO3 बनेगा हॉट एंड कंसंट्रेटेड, NaOCl जो कि आपका ब्लीचिंग एजेंट है वो बनता है कोल्ड एंड डाइल्यूट। सो आपका जो करेक्ट आंसर है सी, डी नहीं है। आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में होगी, ये थोड़ा सा आपको याद हो ही गया होगा, है ना। बैलेंस नहीं किया मैंने, बैलेंस कर लीजिएगा आप, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी डिटेक्टेड इन लेबोरेटरी थ्रू फ्लेम टेस्ट। नाउ गाइज फ्लेम टेस्ट की मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। राइट, मैंने मेटल्स को उनके कलर जो फ्लेम करेंगे उनकी कलर का, फ्लेम का कलर क्या होगा उसके याद करने की अच्छी सी ट्रिक बताइए, ठीक है। तो आप उस ट्रिक को देखिएगा। उस जब ट्रिक को आप देखोगे ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे भी दे दूंगा, यहाँ। तो अब ये आंसर आपका आसानी से हो जाएगा। तो इसका फिलहाल मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि सोडियम, पोटेशियम एंड बेरियम, ठीक है, ये जो मेटल्स हैं ये फ्लेम टेस्ट में यूज हो जाएंगे। तो फिलहाल आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है गाइज। वो ट्रिक को देखिए गाइज, उसका मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेना रह गया था, तो यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा देता आपको ट्रिक का, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा, है ना। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड A ऑन हीटिंग गिव्स ए कलरलेस गैस एंड ए रेसिड्यू दैट इज डिसोल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन B। इन्होंने कहा है कि आपका कंपाउंड A है कोई, उसको जब आप हीट किया आपने तो कलरलेस गैस निकली और यहाँ पे रेसिड्यू निकला है कोई भी, ठीक है। और जब इस रेसिड्यू को, ठीक है, आपने H2O में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे B निकला, ठीक है, टू ऑब्टेन B। B ऑब्वियसली एक्वस है ये,
अगेन आपने एक्सिस ऑफ CO2 इसमें पास कर दी, तो ये C में कन्वर्ट हो गया, है ना। थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ B, C इज फॉर्म्ड विच इज रिकवर्ड इन द सॉलिड फॉर्म। नाउ C फॉर्म हुआ था, उसका ये सॉलिड फॉर्म है। जब इस सॉलिड C में आपने जेंटली हीट किया आराम से, तो ये क्या कह रहा है, ये फिर से A बना देता है ये वाला। तो ये जो A कंपाउंड है आपको वो बताना है। समझ में आया कि जब इस कंपाउंड को हीट करा तो कोई गैस निकली, रेसिड्यू बना, इस रेसिड्यू को पानी में डाला तो B निकला। अब इसी एक्वस B को जब आपने एक्सिस CO2 में डाला तो C निकला। C को सॉलिड वाला फॉर्म लिया और उसको हीट करके फिर A बना दिया। ये सिंपल है। अब इसमें देखिए गाइस, ये क्वेश्चन इतना आसान है, इस चीज को आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन से भी देख के कर सकते थे और सिर्फ पहली रिएक्शन से। हालांकि आपको पूरा कंप्लीट रिएक्शन बताऊंगा, लेकिन सिर्फ पहले से भी आप कर सकते थे। इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होगा। अब आप एक चीज देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, CaCO3, दूसरा क्या है Na2CO3, K2CO3, और ये है कैल्शियम सल्फेट 2H2। अब एक चीज देखिए, इन ऑप्शंस को तो छोड़िए, पहले मैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ले लेता हूं, CaSO4 2H2O। अगर आपने याद हो, इसको बोलते क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिप्सम। और जिप्सम को जब हीट करते हो, अब ये देखिएगा आप ये वाला रिएक्शन, जिप्सम को जब मैं हीट करूंगा तो अब मेरा क्या बनता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, एंड दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझना है। तो फिलहाल इसमें तो कोई कलरलेस गैस रिलीज नहीं हुई। ये बात समझ में आ गया गाइस आपको। तो पहला जो डी ऑप्शन है वो तो आपको गलत हो गया, ये तो जिप्सम वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब देखिए A, B एंड C। एक चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस कि जितने भी कार्बोनेट्स हैं, समझ रहे हैं, जितने भी कार्बोनेट्स हैं, यानी जैसे CO3 नेगेटिव 2 नेगेटिव जिसमें होता है, वे हमेशा जब आप इनको हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं किसी ना किसी चीज में, जैसे कोई गैस रिलीज हुई। ऑब्वियसली जब कार्बोनेट होता है तो CO2 गैस ही रिलीज होती है। कार्बोनेट होगा तो हमेशा CO2 गैस ही रिलीज होगी। CO2 एक कलरलेस गैस होती है। ठीक है, अब इसमें भी कार्बोनेट्स है, तीनों कार्बोनेट्स हैं। जितने भी जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स हैं, जब आप उनको नॉर्मल टेम्परेचर, अब ग्रुप 1 के देखिए, मैं लिथियम की बात नहीं कर रहा हूँ, लिथियम तो हमेशा एक्सेप्शन वाला हो जाता है। ठीक है, ये लिथियम पे अप्लाई नहीं होता, दूसरे ग्रुप 1 पे होता है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। मैंने कहा जितने भी कार्बोनेट्स हैं हमेशा डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन ग्रुप 1 में जो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे डिकम्पोज नहीं होते। एक्स्ट्रा हाई टेम्परेचर जब करोगे तब डिकम्पोज होते हैं, तब CO2 गैस रिलीज होगी। लेकिन इसमें नॉर्मल वाली बात की है। ठीक है, हम कुछ ज्यादा वो तो कर नहीं रहे। ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि ये वाला देखिए, इजी रिएक्शन पहले कौन रिएक्शन और एक्सेसिव पे कौन रहा है, वहां पे नहीं जाना है ना। तो सोडियम एंड पोटेशियम तो डिकम्पोज होंगे ही नहीं। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं कैसे आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन। आगे तो आप टेस्ट इन सबको रिएक्शन को करोगे, वो कर ही लोगे आप। समझ रहे आपको। देखिए CaCO3 को जब आप हीट करते हो तो CaO प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन ये हुई, ये रेसिड्यू है और ये कलरलेस गैस रिलीज हो गई। सेम रिएक्शन Li2O3 वाले Li2CO3 में हो जाएगी कि इसको आप हीट करोगे तो Li2O प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं होगी, नॉर्मल टेम्परेचर, बंसन फ्लेम या बंसन टेम्परेचर की बात हो जाती है। ये हो गई। चलिए ठीक है, अब मेरा करेक्ट आंसर तो फिलहाल यहीं पे हो गया, देख के कितना आसान था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। मैं कहता हूं CaO था, ये H2O में मैंने इसे डाल दिया। अब एक चीज देखिए, आप रिएक्शन को याद करने का मेथड, CaO को क्या बोलते हो आप, क्विक लाइम। ये है वाटर, क्विक लाइम को वाटर में डाल दिया तो क्या बनेगा, लाइम वाटर। याद आ गया, क्विक लाइम को वाटर में डाल दिया तो क्या बनेगा, लाइम वाटर। एंड लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में गाइस आपको। नाउ अगेन, जब इस लाइम वाटर को
आप एक्सेस CO2 पास करते हो तो क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एंड जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करते हो तो आपको क्या बन जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सॉलिड। इसमें गाइस कभी कभी आपको डायरेक्ट भी लिख देते हैं यहाँ पे कि जब लाइम वाटर को में CO2 एंड हीट करते हैं, CO2 पास करोगे, हीट करोगे, तो CaCO3 आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने की है। ठीक है, और सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा। राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस ये समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। राइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मैंने लिंक्स दिए हैं उनको देखिएगा जरूर। राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अब तक। बाय।